नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त हर्ष शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं पर्दे के पीछे। ढेरों खबरें हैं। सोमवार को चुनिंदा शेयरों में एक बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा, वो हम लोग आपके सामने रखेंगे। आपके पोर्टफोलियो से जुड़े जो नए शेयर हैं उनके नए टारगेट्स आए हैं। यहाँ पे 9 तारीख से आप ये समझिए इसी महीने से Q4 के नतीजे आएंगे, तो उससे पहले जो कंपनियों के बिजनेस अपडेट आ रहे हैं उसके ऊपर आपको एक्शन देखने को मिलेगा। वो शुरू हो चुका है। यहाँ पे बहुत सारी खबरें हैं। यहाँ पर 3 लिस्टिंग होती हुई दिखी। अब क्या करना चाहिए सब पर बात करेंगे, बस आप आखिरी तक हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहली खबर क्या है, देखिए सोमवार 6 अप्रैल को भारतीय शेयर बाजार खुलने पर आप ये समझिए कि सिल्वर लाइन टेक्नोलॉजीज एक शेयर है, उसमें एक एक्शन देखने को मिल सकता है। हालांकि शुक्रवार को भी शेयर जो है अपर सर्किट में ही बंद हुआ। इस 9 रुपए वाले जो शेयर हैं इसमें आप ये समझिए कि निवेशकों की खास नज़र क्यों होगी, वो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। कंपनी ने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिवीजन के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हुए कई बड़े बदलाव किए, कई फैसले लिए हैं। यहाँ पर कंपनी ने घोषणा की है कि अब वो साइबर वॉरफेयर, सप्लाई चेन मैनेजमेंट और एनर्जी मैनेजमेंट जैसे जो ग्लोबल स्तर पर महत्वपूर्ण सेक्टर्स हैं उसमें टेक्नोलॉजी की ग्रोथ पर फोकस करेगी। इसके तहत कंपनी अगली पीढ़ी के जो यहाँ पे थ्रेट डिटेक्शन है और डिफेंस सिस्टम है उसको तैयार करने पर काम करेगी, जो कि एंटरप्राइज और सरकारी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ते साइबर खतरों से सुरक्षित रखने में मदद करेगी। इसके साथ ही सिल्वर लाइन टेक्नोलॉजीज जो है, मैं आपको बता दूं, एक प्रोडक्टिव AI मॉडल पर जो है वो इस्तेमाल करने को लेकर सप्लाई चेन पर ज़्यादा फोकस कर रही है, जिससे कंपनियां जो है वो संभावित दिक्कतों को पहले से अनुमान लगाया जा सके और लॉजिस्टिक्स जो है वो बेहतर हो सके। देखिए कोशिश बेसिकली यही हो रही है कि AI मॉडल को अपनाया जा सके। यहाँ पे जो भी बिजनेस मॉडल है उसमें जो परेशानियाँ आगे बढ़ती हैं, यहाँ पे आप एक्सपेंशन को लेकर हो या फिर यहाँ पे जो कैपेसिटी के हिसाब से हो, तो वो तमाम चीज़ों की जो दिक्कत है उसको पहले से पकड़ा जा सके ताकि आगे चीज़ों को और स्मूथली किया जा सके। अब हम लोग 2 बैंकों की, सरकारी बैंकों की बात करते हैं जहाँ पर सोमवार को एक बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा। देश के 2 सरकारी बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब एंड सिंध बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही के कारोबारी प्रदर्शन के आंकड़े जारी करे हैं। दोनों बैंकों ने डिपॉजिट और कर्ज बांटने की रफ्तार में मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की है। इससे क्रेडिट ग्रोथ और डिपॉजिट मोबिलाइजेशन में सुधार के साफ तौर पर संकेत मिल रहे हैं। बैंक जल्द ही अपनी तिमाही नतीजे भी पेश करेंगे। पहले बैंक ऑफ इंडिया की बात कर लेते हैं। यहाँ पे चौथी तिमाही की बिजनेस अपडेट में मजबूत प्रदर्शन किया है बैंक ऑफ इंडिया ने। अगर आप ग्लोबल बिजनेस की बात करें सालाना आधार पे, तो करीब 14.5% का जंप यहाँ पे साफ तौर पे दिखता है। घरेलू स्तर पर देखें बैंक के प्रदर्शन की बात करें तो डोमेस्टिक डिपॉजिट जो है वो 14.33% बढ़कर यहाँ पे 8 लाख रुपए पहुँच गए हैं, जबकि ग्रॉस डोमेस्टिक जो एडवांसेस हैं उसमें भी आप समझिए 16% का जंप आया है। यानी कि हर पैरामीटर में यहाँ पे एक बेहतर नंबर दिखते हैं, जो कि बिजनेस अपडेट कहते हैं। बात करते हैं पंजाब एंड सिंध बैंक की यहाँ पर, और यहाँ पे मार्च तिमाही के लिए प्रोविजनिंग आंकड़े जारी हुए हैं, जिसमें सभी प्रमुख मानकों को अगर आप देखें, पैरामीटर्स को देखें तो सालाना आधार पर बढ़ोतरी ही दिखती है। बैंक ने कासा डिपॉजिट की अगर बात करें तो 10% ये बढ़ा है, करीब 44,873 करोड़ पर आ गया है। हालांकि कासा रेशो जो है वो मामूली गिरावट दिखाती है यहाँ पे, और जो ये नंबर है वो 30% के आसपास है, जबकि पहले ये 31% एक साल पहले रहा था। लैंडिंग और डिपॉजिट दोनों में एक स्थिर और एक्सपेंशन की स्थिति साफ तौर पर दिखती है। अब हम लोग एक और बड़ी खबर की बात करते हैं जिसका असर सोमवार को दिखेगा। देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक HDFC बैंक को लेकर 2 बड़ी खबरें हैं। पहली तो ये कि 18 अप्रैल को बैंक जो है एक बड़ा फैसला लेने जा रहा है। बैंक का बोर्ड कर्ज के जरिए फंड जुटाने पर विचार करेगा, लेकिन इसी बीच बैंक की गवर्नेंस को लेकर जब जो सवाल खड़े हुए हैं, चेयरमैन के अचानक इस्तीफे और कर्मचारी संगठन की शिकायत ने पूरे मामले को गंभीर बना दिया है। ऐसे में निवेशक, ग्राहक और बाजार की नज़र अब इस मीटिंग पर भी टिक गई है। देश के दिग्गज प्राइवेट सेक्टर बैंक HDFC बैंक ने जानकारी दी कि वो 18 अप्रैल को उसकी बोर्ड मीटिंग करेगा, और इस मीटिंग में बैंक अगले 12 महीनों के लिए फंड जुटाने की बड़ी योजना पर फैसला ले सकता है। बैंक अलग अलग तरीके के डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, यानी कि कर्ज के जरिए जो पैसे जुटाने की तैयारी होती है वो करता दिखेगा। खास बात यह है कि ये जो फंड है जुटाने की प्रक्रिया प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए होगी, यानी कि आम निवेशकों के बजाय यहाँ पे चुनिंदा निवेशक जो है वो पैसा लगाएंगे यहाँ पर। अब ये समझ लीजिए भाई, फंड जुटाना क्यों ज़रूरी होता है, तो बैंक के लिए पूंजी जुटाना इसलिए अहम होता है ताकि वो अपने लोन बुक को और बढ़ा सकें, भविष्य की ग्रोथ को सपोर्ट कर सके। खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में फंडिंग के लिए लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स का इस्तेमाल किया जा सके। इससे बैंक की जो बैलेंस शीट है मजबूत होती है और कैपिटल एडिक्वेसी भी बेहतर होती हुई दिखती है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। सरकार के नए
रीसाइक्लिंग नियम ने शेयर बाजार में कुछ चुनिंदा शेयरों को रॉकेट बना दिया, खासतौर पर जो पैकेजिंग सेक्टर से जुड़े हुए थे। इस हफ्ते 2 शेयर जो है उनमें जोरदार तेजी देखने को मिली। गणेशा इकोस्फेयर का शेयर देखिए 20% तक अपर सर्किट चढ़ा और करीब 1099 रुपीज़ पर लॉक होता हुआ दिखा। 5 दिनों के अंदर अगर आप इसकी चाल को देखेंगे तो 43% चढ़ गया है। वहीं यूफ्लेक्स के शेयर की बात करें तो उसमें भी 18% का जंप आया, करीब 390 के भाव पे आता हुआ दिखा। ये तेज़ी क्यों आई ये भी समझ लेते हैं। इस तेज़ी की सबसे बड़ी वजह सरकार का नया नोटिफिकेशन है। 1 अप्रैल 2026 से फूड एंड बेवरेजेस पैकेजिंग में कम से कम 40% यहाँ पर रिसाइकल्ड कंटेंट अनिवार्य कर दिया गया है। इसे बढ़ाकर 2028-29 तक 60% करना होगा। ये नियम एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत लागू किया गया है, जिसका मकसद प्लास्टिक वेस्ट को कम करना और सस्टेनेबल पैकेजिंग को बढ़ावा देना है। एफएमसीजी कंपनियां पहले से ही रिसाइकिल पैकेजिंग अपना इसको जो है स्कीम को अपना रही है यहाँ पे, क्योंकि पैकेजिंग लागत कुल अगर आप देखें तो रॉ मटेरियल लागत का करीब 15 से 20% हो जाता है। तो ऐसे में रिसाइकिल कंटेंट का इस्तेमाल लंबी अवधि में लागत घटा सकता है, कॉस्टिंग कंपनियों की घटा सकती है, जिससे असर साफ तौर पे मार्जिन बेहतर होता हुआ दिखेगा। इस हफ्ते शेयर बाजार में से जुड़ी जो कंपनियां हैं, बेसिकली यहाँ पर कैपिटल मार्केट से जुड़ी जो कंपनी है उनके शेयर में एक ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिला। इसकी बड़ी वजह रही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बड़ा फैसला, जिसके बाद 1 अप्रैल को आप देखिए बीएसई लिमिटेड के शेयर 7% तक चढ़ गए, 2,874 रुपये में पहुँच गए। वहीं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो 8% चढ़ता हुआ दिखाई। ग्रो भी 4% के जंप पे 156 के भाव पर आया। वहीं एंजल वन की बात करें ये भी 6.5% ऊपर चढ़ा, 243 के भाव पर पहुंच गया। अब आप समझिए कि भाई आखिर हुआ क्या, ये तेज़ी क्यों आई। आरबीआई ने अपने नए लिक्विडिटी नियमों को अब 1 जुलाई 2026 तक टाल दिया है। पहले ये नियम 1 अप्रैल से लागू होने थे। इस फैसले से ब्रोकर्स को फिलहाल राहत मिली है। दरअसल आरबीआई ने फरवरी में नियमों को सख्त करते हुए कहा था कि कैपिटल मार्केट जो इंटरमीडियरी है उनको मिलने वाले जो फंड है वो पूरी तरीके से सिक्योर्ड यानी कि 100% कोलेटरल आधारित होने चाहिए। साथ ही मार्जिन ट्रेडिंग के लिए 50% कैश कोलेटरल अनिवार्य किया गया था और इक्विटी पर 40% तक का हेयर कट लगाया गया था। यानी कि फिलहाल के लिए तो आप ये समझिए कि पहले क्या था, कर्ज लेंगे तो 100% कोलेटरल देना पड़ेगा, लेकिन वो नियम कब से लागू हो गया, उसकी डेट को एक्सटेंड कर दिया गया। 1 अप्रैल से लागू होना था, उसको आगे बढ़ा दिया गया है। अब फिलहाल के लिए नियम क्या है, जो 100% था वो नहीं लागू हो रहा है, जो 50% कोलेटरल था वो ही लागू होगा। आसान शब्दों में आप इस तरीके से समझ सकते हैं। भाई ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बात करते हैं यहाँ पर। अब आप देखिए 2 दिनों के अंदर शेयर जो है वो ज़बरदस्त उछाल दिखाई। कंपनी 9% से ज़्यादा चढ़कर 28 रुपये के पार बल्कि 29 रुपये के आसपास पहुँचता हुआ दिखा। इससे पहले भी अच्छी तेज़ी दर्ज की गई। यहाँ पे 30 मार्च को जो स्टॉक है आप समझिए कि 22 रुपये के आसपास था, लेकिन वहाँ से 28-29 का जो सफ़र है 2 दिनों के अंदर 25% का उछाल आया, 5 दिनों के अंदर 17% का उछाल आया शेयर के अंदर। अब ये तेज़ी क्यों आई ये भी वजह जान लेते हैं। कंपनी के मुताबिक मार्च 2026 के आखिरी हफ्ते में उसके रोज़ाना के ऑर्डर जो है वो 1000 यूनिट से अधिक हो गए हैं। वहीं वाहन डाटा के अनुसार मार्च में रजिस्ट्रेशन बढ़कर 10,117 यूनिट हो गए हैं, जो कि फरवरी के आप ये समझिए 3,973 यूनिट के मुकाबले 150% से अधिक मंथली बढ़ोतरी दिखाता है। कंपनी ने यह भी बताया कि सर्विस नेटवर्क में बड़े बदलाव किए गए हैं। अब 80% से ज़्यादा के व्हीकल की सर्विस उसी दिन हो रही है और बेहतर पार्ट्स उपलब्धता है यहाँ पे, तेज़ डायग्नोस्टिक्स है यहाँ पर और ऑपरेशन सुधारने के कारण यहाँ पे ग्राहक अनुभव में सुधार हुआ है, जिसकी मांग को यहाँ पे सपोर्ट मिलता हुआ दिखा है। एक जानकारी और देते हैं कि मार्च के दौरान ओला इलेक्ट्रिक भारत की पहली ईवी बन गई है, जिसने करीब 10 लाख यहाँ पे क्यूमुलेटिव रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा पार किया है। यहाँ पर क्यूमुलेटिव रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आप ये समझिए क्यों स्टॉक इतना गिरा था, क्योंकि आफ्टर सेल्स जो थी वो ख़राब थी। यहाँ पे कब लगातार जो है कस्टमर कंप्लेन कर रहे थे, कोई सुनवाई नहीं थी। यहाँ पे आपके प्रोडक्ट्स में दिक्कत थी। अगर आप प्रोडक्ट्स की दिक्कतों को सुधार लेंगे, ग्रेवेंसीज जो कस्टमर की है वो सुधार लेंगे और तमाम चीज़ों पे फोकस करेंगे तो जाहिर सी बात है कंपनी आगे बढ़ेगी तो स्टॉक आगे बढ़ेगा। अब ये देखते हैं कि ये जो स्टेप्स उठाए गए हैं, इनिशिएटिव्स उठाए गए हैं, कितने दिन तक आगे चलते हैं। यहाँ पर अगली कंपनी की बात करते हैं। दिग्गज उद्योगपति और निवेशक राधाकिशन दमानी की कंपनी डी मार्ट खूब सुर्खियों में रही इस हफ्ते। रिटेल सेक्टर की पॉपुलर कंपनी एवेन्यू सुपरमार्ट लिमिटेड यानी कि डी मार्ट के शेयरों में जोरदार तेजी देखने को मिली। शेयर करीब 9% चढ़कर 4,290 के आंकड़े को पार कर गया। दरअसल डी मार्ट ने 500 स्टोर्स का आंकड़ा पार कर लिया है, यानी कंपनी के इस माइलस्टोन को छूने के बाद से निवेशकों का भरोसा जो है वो और बढ़ा है, जिसके चलते स्टॉक जो है उसने रफ्तार पकड़ी है। बीएसई पर आप ये समझिए कि ऐसा भी देखने को मिला कि शेयर में जो वॉल्यूम है वो 3.5 गुना तक बढ़ गया।
अब ब्रोकरेज फर्म जो मॉर्गन स्टैनली है उसकी एक रिपोर्ट आई, उन्होंने जो टारगेट है वो 4,700 कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि FY 25 और 26 के लिए 85 नए स्टोर खोले गए हैं, जबकि पहले 40 से 50 का अनुमान था। अगर आप यहाँ पे देखें स्टोर ग्रोथ की बात करें 20% रही है, जबकि पहले जो अनुमान था 13 से 14% था। एक्सपेंशन जो है बहुत सारे राज्यों में होता हुआ दिखेगा, महाराष्ट्र, NCR, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु में। और आगे की जो उम्मीद है तेज स्टोर एक्सपेंशन पे कंपनी हम लोग देख ही रहे हैं किस तरीके से फोकस है, जिसका सीधा असर वित्त वर्ष 27 के रेवेन्यू ग्रोथ को सपोर्ट करता हुआ यहाँ पर दिखेगा। एक और बड़ी खबर यहाँ पर, काफ़ी बड़ी खबर है, भारत ने डिफेंस एक्सपोर्ट में नया रिकॉर्ड बना है। वित्त वर्ष 2025-26 में अगर आप देखें एक्सपोर्ट के मामले में तो 38,424 करोड़ ऑल टाइम हाई पर ये पहुँचता हुआ दिखा है। पिछले साल के मुकाबले अगर आप परसेंटेज वाइज देखें तो ये करीब 62% हो जाता है। इस हफ्ते डिफेंस सेक्टर के शेयरों में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली है, जिसके चलते गार्डन रीच शिप बिल्डर देखें आप 19% उछल गया, 2300 का आंकड़ा पार करता हुआ दिखा। उसके अलावा मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स को देखिए, ये भी 12% चढ़ गया, 2300 का आंकड़ा ये भी पार करता हुआ दिखा। कोचिंग शिपयार्ड की बात करें 15% चढ़ा, 1370 के पास पहुंचता हुआ दिखा है। तीनों स्टॉक्स जो है निफ्टी इंडिया इंडेक्स के टॉप गेनर के तौर पे उभरे। हालांकि गुरुवार को इन स्टॉक्स में दबाव भी रहा, लेकिन देखिए अप एंड डाउन चलता रहता है, लेकिन वीकली अगर आप देखें तो वो पॉजिटिव नंबर में साफ तौर पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इस तेजी की सबसे बड़ी वजह क्या रही? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स का मजबूत प्रदर्शन रहा। कंपनी ने वित्त वर्ष 2026 में 6,400 करोड़ के रिकॉर्ड टर्नओवर हासिल किया, जो कि पिछले साल 5,076 करोड़ का जो टर्नओवर से काफ़ी बेहतर दिखता है। यानी कि परसेंटेज देखें ग्रोथ के हिसाब से तो 26% की ग्रोथ साफ तौर पर दिखती है। कंपनी ने इस दौरान 5 जहाज़ों को चालू किया, कुल 8 जहाज भारतीय नौसेना में डिलीवर किए, और साथ ही जर्मनी के क्लाइंट के लिए भी 12 एक्सपोर्ट वेसल और एक ड्रेनर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी तेज़ी से इस पर काम चल रहा है। और दूसरे जो यहाँ पे शिप बिल्डर्स जो कंपनीज हैं उनका भी इसी तरीके से एक्सपेंशन की स्थितियाँ चल रही हैं। एविएशन कंपनी की बात करते हैं, इंडिगो की। इसकी जो पेरेंट कंपनी है इंटरग्लोब एविएशन है, यहाँ पर शेयरों में करीब 8.7% की तेज़ी देखने को मिली है। भाव जो है वो 4,286 के भाव पर आता हुआ दिखा। दरअसल एक दिन पहले आप ये समझिए यहाँ पर जो ये भाव तेज़ी आई उससे एक दिन पहले इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के जो डायरेक्टर हैं जनरल जो है यहाँ पे विलियम वॉल्श ने अपना एक नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त करने की घोषणा की, और वो इस साल जो है 3 अगस्त या फिर उससे पहले कार्यभार संभालेंगे इंडिगो का। तत्कालीन CEO जो पीटर यहाँ पे एल्बर्ट्स हैं, उनके अचानक से पद जो उन्होंने छोड़ा, इस्तीफा दिया था, उसके बाद से लगातार खबरें बनी हुई थी कि कौन बनेगा यहाँ पे, और इस तरह की भी खबरें थी यहाँ पे कि भाई क्या भारतीय बनेगा या फिर एक बार फिर विदेशी बनेगा। हालांकि उसके बाद इंडिगो के को-फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर राहुल भाटिया जो है एयरलाइन का कामकाज संभाल ही रहे हैं यहाँ पे। लेकिन वॉश जो है, इससे पहले मैं आपको बताऊँ, जो नए यहाँ पर बनेंगे कंपनी के CEO वो ब्रिटिश एयरवेज और इंटरनेशनल एयरलाइंस ग्रुप के CEO रह चुके हैं। इंटरनेशनल एयरलाइंस ग्रुप एक होल्डिंग कंपनी है जिसके तहत एयरलाइंस और ब्रिटिश एयरवेज, एयरबिया और साथ में जैसे जो एविएशन कंपनी है वो संचालित कर चुके हैं वो, यानी कि एक अच्छा खासा उनके पास एक्सपीरियंस है। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली ने यहाँ पर काफ़ी बुलिश स्टांस रखा है इस शेयर के ऊपर, ओवरवेट की सलाह दी है, और करीब आप ये समझिए कि 6,490 से पार का यहाँ पे टारगेट दिया है, यानी कि उनको काफ़ी अच्छा खासा अपसाइड दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे ये समझिए कि जो विलियम वॉश है उनके पास एक काफ़ी मजबूत एक्सपीरियंस है, और ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि कंपनी के मार्जिन और ऑपरेशन एफिशिएंसी सुधरती हुई दिखेगी। चलिए एक और बड़ी खबर के बारे में बात करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसके अंतर्गत कुछ पेटेंट दवाओं पर 100% तक टैरिफ लगाया जाएगा। ये टैरिफ उन कंपनियों पर लागू होगा जो आने वाले महीनों में उनकी सरकार के साथ समझौता नहीं करेंगी। जिन कंपनियों ने मोस्ट फेवर्ड नेशन प्राइसिंग डील की है और अमेरिका में पेटेंट दवाएं और साथ में उनके कच्चे माल के उत्पादन के लिए फैक्ट्री बना रही हैं, उन पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा। वहीं जिन कंपनियों ने प्राइसिंग डील नहीं की है लेकिन अमेरिका में उत्पादन शुरू कर रही हैं, उन पर 20% टैरिफ लगेगा, जो कि 4 साल बढ़कर 100% हो जाएगा। ट्रंप पहले भी साफ कर चुके हैं कि अगर कंपनी अमेरिका में प्लांट नहीं लगाती हैं तो उन पर भारी टैरिफ लगाया जाएगा। इसका मकसद है कि ग्लोबल दवा कंपनियां अमेरिका में ही उत्पादन करें, जिससे वहां रोजगार और निवेश बढ़े। इस रणनीति के तहत कुछ बड़ी कंपनियां जैसे फाइजर, एस्ट्राजेनेका, नोवो नॉर्डिस्क पहले ही व्हाइट हाउस के साथ समझौता करार कर चुकी हैं, यानी कि जिन कंपनियों ने डील नहीं की है उन पर सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा इस। और आप ये समझिए कि पहले ही अगर आप यहाँ पर देखें थर्सडे को, बृहस्पतिवार को बायोकॉन करीब 5.5% टूटा, अरविंदो फार्मा
5% के आसपास की गिरावट आई। ग्लेनमार्क, सन फार्मा और इसके अलावा आप इफ्का लैब्स की बात कीजिए या टोरेंट फार्मा की बात कीजिए या फिर जेबी केमिकल्स की बात कीजिए, सब में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। अब हम लोग वी मार्ट की बात करते हैं। वी मार्ट रिटेल की शेयर में जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। निवेशक जो है वो चौंक गए, इस तरह की तेजी देखने को मिली। दरअसल कंपनी ने Q4 के FY26 की अपडेट जारी की है। शेयर करीब 10% चढ़ा, 550 के भाव पर पहुंच गया। क्या वजह रही? मजबूत आमदनी, स्टोर विस्तार और बेहतर सेल्स ग्रोथ ने यहाँ पर स्टॉक में तेजी जो है वो उसको सपोर्ट किया। खास बात ये रही कि कंपनी का जो प्रदर्शन है बाजार के अनुमान से भी बेहतर रहा, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा और मजबूत प्रदर्शन देखने को मिला। इस तेजी के पीछे अगर थोड़ा सा और हम लोग डीप डाइव करें तो इसमें आपको पता चलेगा कि भाई किस तरीके के सरप्राइज है। यानी कि कंपनी की आमदनी सालाना आधार पर 24% बढ़कर 970 करोड़ पे पहुंच गई। ये आंकड़ा बाजार के अनुमान से 5% ज़्यादा है, जो ये बताता है कि कंपनी का बिजनेस उम्मीद से बेहतर चल रहा है। कंपनी का रेवेन्यू बाजार के अनुमान से करीब है और 5% से ज़्यादा रहा है। यहाँ पे जब कंपनियाँ की एक्सपेक्टेशन उम्मीद से बेहतर निकल के आए तो इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगर आप इस तिमाही के हिसाब से देखें तो स्टोर कितने खोले गए, तो 29 स्टोर खोले गए और टोटल जो संख्या है वो 577 के पास हो गई है। स्टोर ग्रोथ जो है यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से देखें 16% का जंप साफ तौर पे दिखाती है। तो देखिए अब हम लोग बात करते हैं वोडाफोन आइडिया की, और बड़ी संख्या में जो निवेशक हैं निवेशित हैं स्टॉक के ऊपर। कंपनी से जुड़ी एक पॉजिटिव खबर निकल के आई, पॉजिटिव नंबर निकल के आया है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के फरवरी डेटा के मुताबिक कंपनी ने नए सब्सक्राइबर जोड़े हैं। फरवरी में अगर आप नंबर देखें तो 21,927 नेट सब्सक्राइबर जुड़े हैं, जबकि जनवरी में आप ये समझिए 4.11 लाख सब्सक्राइबर घटे हैं। तो आप खुद सोचिए कि एकदम अगर मंथ ऑन मंथ बेसिस पे देखें तो बड़ा टर्न अराउंड दिखता है, और ये पिछले 5 साल में पहली बार है जब कंपनी ने एक महीने में नेट सब्सक्राइबर जोड़े हैं। सोचिए कितना लंबा इंतजार करना पड़ गया। मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट है, इसको काफ़ी बड़े ध्यान से समझनी चाहिए। यहाँ पर सब्सक्राइबर लॉस जो है वो रुकना कंपनी के टर्न अराउंड के लिए काफ़ी अहम संकेत होता है। अब आप सोचिए एक कंपनी को लगातार छोड़े जा रहे हैं जो बेसिकली सब्सक्राइबर हैं, धीरे धीरे करके अब वो वापस आ रहे हैं, एक्यूमुलेट हो रहे हैं नंबर, तो वो एक चीज़ होती है वो काफ़ी पॉजिटिव दिखती है। आगे देखना होगा, ये मोतीलाल ओसवाल ने कहा कि भाई क्या ये एक बार की स्थिति है या फिर ये आगे भी जारी रहता है, कंपनी क्या इसमें सुधार लाती है सब्सक्राइबर बेस को जोड़ने में। यहाँ पे कुल मिलाकर उनका कहना है कि वोडाफोन आइडिया में लंबे समय बाद सब्सक्राइबर बेस में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन इसका असर शेयर में सीमित है। इस पर इंतज़ार करना होगा। टर्न अराउंड की रणनीति कितनी सफल होती है इसको हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा यहाँ पे, तब हम लोग आगे के स्टांस यहाँ पर ले सकते हैं। लेकिन मैं अगर आपको आंकड़ों में समझाऊं कुछ चीज़ों के बारे में, महीने के हिसाब से अगर आप देखें तो सितंबर 2025 में आप सोचिए कितने सब्सक्राइबर छोड़ के गए, करीब 7.5 लाख। अक्टूबर 2025 में 20 लाख से ऊपर के नंबर थे यहाँ पे। नवंबर 2025 में 10 लाख सब्सक्राइबर ने छोड़ा। दिसंबर 2025 आते आते ये नंबर घटा, 9 लाख के आसपास पहुँचा। जनवरी आते आते ये नंबर जो है वो और घटा, 4 लाख सब्सक्राइबर ने छोड़ा। अब आप सोचिए नंबर किस तरीके से गिर रहे हैं यहाँ पे लगातार। फरवरी आया तो फरवरी में क्या हुआ, टर्न अराउंड हुआ, पॉजिटिव आया, 21,927 सब्सक्राइबर जो है वो जुड़े हैं यहाँ पर। यानी कि कितना बड़ा गैप जो है वो देखने को मिल रहा है यहाँ पे। इस डेटा से साफ है कि वोडाफोन आइडिया ने 5 साल में पहली बार नेट सब्सक्राइबर वृद्धि जो है वो हासिल करी है। अब ये देखना होगा कि ये आंकड़ा कब तक कितना सस्टेन होता है यहाँ पर। फिलहाल के लिए तो ये पॉजिटिव खबर साफ तौर पे दिखती है, लेकिन बाजार गिरा हुआ है तो जाहिर सी बात है ऐसे स्टॉक्स पे भी इम्पैक्ट होता ही होता है। अब हम लोग इस हफ्ते 3 लिस्टिंग होती हुई देखिए, उनकी बात करते हैं। सबसे पहले पावरिका की बात करते हैं। शेयर जो है निवेशकों के पोर्टफोलियो को चार्ज नहीं कर पाया। कंपनी जो है बेसिकली अगर आप देखें तो डिस्काउंट पर लिस्ट हुई। यहाँ पर आईपीओ के तहत 395 रुपीज़ का भाव जो था वो तय किया गया था इशू प्राइस के हिसाब से। बीएससी पर 375 पर लिस्ट हुई, एनएससी पर 367 के भाव पर एंट्री करी। यानी कि अगर आप देखें तो लिस्टिंग गेन तो नहीं मिला, उल्टा क्या हुआ 7% जो है नुकसान और हो गया। निवेशकों को झटका तब लगा जब स्टॉक जो है वो और गिर गया, 367 के भाव पे आ गया। हालांकि उसके बाद रिकवरी आई, यहाँ पर आगे बढ़ा, लेकिन उस लेवल पे नहीं पहुंच पाया जो कि इशू प्राइस था। पावरिका के अगर आप की इनसाइट्स को देखें यहाँ पर तो आप देखिए डिटेल से चलने वाले जनरेटर सेट जो है कंपनी बनाती है और बड़े किलोवाट के हिसाब से बनाती है। पे पावर जनरेशन मार्केट में खासतौर पे जो इंडस्ट्रियल सेट्स हैं उसके ऊपर कंपनी का फोकस है। नेट प्रॉफिट जो है वो लगातार बढ़ रहा है। यहाँ पर टोटल इनकम देखें तो अगर CAGR के हिसाब से देखें तो 5% बढ़ती हुई दिखती है। बैलेंस शीट जो है वो कंपनी के हिसाब से दिखाता है कि कुल कर्ज 571 करोड़ के आसपास है सितंबर 2025 के हिसाब से, और सरप्लस देखें तो करीब वो 1000 करोड़ से ऊपर का है। दूसरे IPO की बात कर लेते हैं। आप ये समझिए देश विदेश में बासमती चावल समेत जो दूसरी किस्म के चावल या फिर आटा चीनी जो होते हैं उसकी बिक्री करने वाली कंपनी अमीर चंद जगदीश कुमार जो है वो निवेशकों को अमीर बनाने में नाकामयाब रही है। इसकी एंट्री भी डिस्काउंट पर हुई है।
आईपीओ के लिए 3 गुना से ज़्यादा की बोली लगी थी। 212 के भाव पर जो है शेयर जारी हुए थे। 195 पर बीएससी पर लिस्ट हुए, एनएससी पर 200 रुपये के भाव पर लिस्ट हुए। यानी कि साफ तौर पे जो है निवेशकों को जो है 8% के आसपास का नुकसान झेलना पड़ा है। और आप ये भी समझिए कि उसके बाद भी स्टॉक में गिरावट देखने को मिली और ऐसा समय भी आया कि स्टॉक टूटकर 11% के आसपास घाटे पे पहुंच गया, जो कि इशू प्राइस से नीचे साफ तौर पे 12% का दबाव दिखाता है। अब इसके बारे में कुछ चीज़ें जान लीजिए आप। एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में कंपनी डील करती है। बासमती चावल मैंने आपको बता ही दिया है यहाँ पे। इसके अलावा अगर कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन को देखें यहाँ पर, तो एक वैल्यू चेन जो है कंपनी की, काफ़ी अच्छी मार्केट शेयर है कंपनी का। अगर आप बासमती चावल में देखें यहाँ पे, विदेशी बाज़ारों की बात करें तो 26 देशों में ट्रेडमार्क है, भारत के 22 जगह पे कॉपीराइट्स है। और अगर आप टोटल इनकम की बात करें जो हाई CAGR दिखाते हैं वो 23% के आसपास दिखता है। अब बात करते हैं आखिरी आईपीओ की। फार्मास्यूटिकल सेक्टर की कंपनी साई पेरेंटल्स लिमिटेड के शेयर जो हैं वो शेयर मार्केट में आप देखिए लिस्ट होते हुए देखिए, बहुत ही धीमी शुरुआत होती हुई दिखी। दुनिया भर के बाज़ारों में जो अनस्टेबिलिटी थी और निवेशकों ने यहाँ पे बहुत ही ठंडा रिस्पांस दिया, हल्के से प्रीमियम पे लिस्ट हुआ। एनएससी पर शेयर 400 रुपये पर लिस्ट हुआ, जबकि जो उसका इशू प्राइस था 392 रुपीज़ था। यानी कि 2% के भाव पर यहाँ पे जो है यहाँ पर गेंस बनते हुए दिखे। अगर आप बीएससी पर देखें तो 405 के भाव पर लिस्ट हुआ, करीब 3.32% के आसपास के यहाँ पे गेंस मिलते हुए दिखे। यहाँ पे एक लॉट के हिसाब से अगर आप निकालें तो 304 रुपये का मुनाफा होता दिखा, जो कि बहुत कम दिखता है यहाँ पर। अब अगर आप कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें, 2001 में कंपनी स्टैब्लिश हुई थी। बेसिकली फार्मा फॉर्मुलेशंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, CDMO सर्विसेज पर काम करती है। 2024-25 में कंपनी की जो आय थी 155 करोड़ से बढ़कर 163 करोड़ के आसपास पहुंची थी। सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो लगभग लगातार डबल हो रहा है यहाँ पे। और अगर आप 24-25 से कंपेयर करें तो वहाँ पे डबल होता हुआ दिखा है। तो ये ओवरऑल खबरें थी इस शो के दौरान। हमने कोशिश करी कवर करने की। उम्मीद करते हैं आपको ये शो पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।